अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने दौरा किया लाहौर का। वहां पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मीडिया से गुफ्तगू की और बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। ये काफ़ी अरसे बाद उनका डायरेक्ट मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ लाहौर में, जहां पे चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब भी मौजूद थे और दीगर लोग भी मौजूद थे। और बहुत सारे सवालों के जवाब देते हुए ख़ास तौर पे उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि जी कोरोना की जो सूरत हाल है, इससे निपटने के लिए हुकूमत की जो कोशिशें हैं और जो पहली लहर थी उसमें जो कोशिशें थीं वो तो काफ़ी साजगार कारामद साबित हुई, लेकिन इस दफ़ा अपोजिशन जो है वो शायद बाज नहीं आ रही जलसे जुलूसों से। हालांकि आपने पीटीआई ने ये पहले फैसला कर लिया है कि जी हम नहीं किसी भी किस्म के जलसे जुलूस नहीं करेंगे। इस पर प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा, उन्होंने कहा कि हमने तो फैसला कर ही लिया था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी डिसीजन आ गया और उन्होंने हमारे फैसले को जो है वो सही करार दिया और उस पर मोहर जब्त की कि जी ये बिल्कुल सही फैसला किया और अब हुकूमत को ये चाहिए कि वो अपनी रिट मनवाए और अपोजिशन हो या चाहे जो कोई भी हो, उनको जलसे जुलूसों से मना करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफी गंभीर है कोरोना के हवाले से। और लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा भी कहा, उन्होंने कहा कि अब ये नहीं मान रहे और ये जलसे जुलूस करने पे तुले हुए हैं, लेकिन जितने भी जलसे जुलूस कर लें इनको एनआरओ नहीं देंगे। आज फिर प्राइम मिनिस्टर ने ये दोहराया कि एनआरओ नहीं देंगे। और उनसे सवाल जब पूछा गया तो उनसे ये भी कहा गया कि जी अपोजिशन की जाने से तो अब ये कहा जा रहा है कि शायद जनवरी में हुकूमत घर चली जाएगी। इमरान खान साहब ने कब्जा माफिया के हवाले से भी बताया कि जो पंजाब में बहुत सरगर्म थी, जो लोगों की ज़मीनों पर कब्जा कर लेते थे, और प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि अब लाहौर में भी, पंजाब में तो है ही है, काफ़ी बहुत सारी ज़मीन जो है वो बाजियाब करा ली गई है, वागुजार करवा ली गई है। और लाहौर में भी उन्होंने कहा कि कब्जा माफिया की चीखें अब आपको सुनाई देंगी और कब्जा माफिया के जो ज्यादातर जो कब्जा माफिया लाहौर में है उसके पीछे सियासी जमातों की पुश्तपनाही थी। तो ये दो तीन बातें उन्होंने बड़ी अहम की। फिर आज उन्होंने जब महंगाई के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने ये भी कहा कि जी चीनी का जो माफिया है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो शुगर माफिया मोनोपली के ज़रिए चीनी की कीमतें कम होने नहीं दे रहा। लेकिन इस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। अगर आपको नाज़रीन मालूम हो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट भी आ चुकी हुई है और अब उस हवाले से जैसे आपको मालूम है कि जहांगीर तरीन साहब और उनके साहबजादे को FIA मज़ीद इन्वेस्टिगेट भी करेगी। और कहा यह जाता है कि जहांगीर तरीन खान साहब की जो है वो सबसे बड़ी जो प्रोडक्शन लाइन है पाकिस्तान में शुगर की, वो जहांगीर खान तरीन साहब की मिलों की है, तो इसलिए उनसे शुरू की जा रही है। दूसरी जानिब मुल्तान में आज सुनने में आया कि मूसा गिलानी साहब को अरेस्ट कर लिया मुल्तान पुलिस ने। जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे को, और अब्दुल कादिर गिलानी भी उनके बड़े साहबजादे भी थे, वो गए एक रैली लेकर उस जगह तक जहां पे जलसा का एहतमाम करना है 30 नवंबर को मुल्तान में, और वहाँ पर जो है उनके खिलाफ FIR भी हो गई। इत्तलात ये आ रही हैं कि मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी की जा रही हैं, क्योंकि मना किया गया था कि किसी किस्म की रैली नहीं निकाली जाएगी, लेकिन रैली निकाली गई और वो रैली लेकर उस स्टेडियम के दरवाजे तक गए जहाँ पर जाकर उन्होंने कोशिश की कि जी हमने इंतजामात देखने हैं तो आप स्टेडियम खोलें, तो फिर FIR हो गई। और अब इत्तलात ये हैं कि मूसा गिलानी साहब को शायद अरेस्ट भी कर लिया गया है। अपोजिशन को शायद ये चीज़ें इतनी जानबूझकर इसको अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि कल हम बहुत ही मंजे हुए सियासतदान नबील गबोल साहब, हम उनकी बात सुन रहे थे और उनका ये कहना था एक निजी चैनल पर, उनका ये कहना था कि जी अगर किसी को बहुत शौक है कोरोना में भी जलसों में आने का तो 100 बिस्मिल्लाह आए, हम कैसे मना कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि सियासतदानों का, लीडर्स का ये काम होता है कि वो आगाही पैदा करें लोगों के अंदर के जनाब इस वक्त सूरत हाल ज़्यादा गंभीर है, ख़राब है और आपको अब ख्याल करना चाहिए, घरों से ना निकलें, गैर ज़रूरी काम के लिए बिल्कुल ना निकलें, और ख़ास तौर पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो वहाँ पर तो बिल्कुल ना जाएं। कोशिश करें कि झमघटा ना बने,
क्योंकि यही वो वजह हो सकती है जिससे कोरोना फैल सकता है। और नाज़रीन, इस दफा कोरोना जो है वो ज्यादा लीथल भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद अब सिम्टम्स उनके जो रेगुलर स्टैंडर्ड टेस्ट है उसमें नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद एक्सरे करने के बाद पता लगता है कि जनाब ये तो कोरोना का पेशेंट है। तो इस वजह से एहतियात ज्यादा जरूरी है। और इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगी हैं कमल शौजब साहिबा स्काइप पर। मुझे आवाज स्टूडियो से नहीं आ रही। अच्छा, डॉक्टर निसार चीमा साहब अभी मेरे साथ मौजूद हैं और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आजिज धामरा साहब भी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब स्काइप पर मुझे ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और हम कोशिश कर रहे हैं कमल शौजब साहिबा रहनुमा, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। और डॉक्टर साहब, ये सारी सूरत हाल है, जो मुल्तान का जलसा आप लोगों ने रख लिया हुआ है, आज की जो 25 तारीख की सिर्फ एक्सक्लूसिवली मुल्तान की जो कोविड अपडेट है उसके मुताबिक पॉजिटिव जो पिछले 24 घंटे में मुल्तान में आए हैं वो 50 नए केसेस हैं। और जो अभी तक 545 एक्टिव केसेस सिर्फ मुल्तान में इस वक्त मौजूद हैं और सिर्फ तकरीबन 40 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। आप लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब भी क्वारंटीन हो गए हैं, क्योंकि उनके मशीर ख़ास जो कि जमील सुमरो साहब, शायद उनको पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हो गया है। तो आप लोग इस पर एहतियात कर रहे हैं कि नहीं? जमीर साहब, गुजारिश ये है कि इस मामले में बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। हुकूमत ने आवाम को सेंसिटाइज भी करना होता है, एजुकेट भी करना होता है, और जो रिक्वायर्ड एसओपीज है दरामद को यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप जरा गौर फरमा लें, हुकूमत ने ये जिम्मेदारी किस तरह आपने किस तरह लोगों को सेंसिटाइज किया है। लियाकत के जलसे में जो उन्होंने शुरू में किया बिल्कुल बल्तिस्तान के इलाकों में जलसे ने किए, साहब ने तो जाके उन्होंने किस तरह लोगों को सेंसिटाइज किया, एजुकेट किया और हवाले से किस अमल दरामद की कौन सी सूरत उन्होंने सामने पेश किया। चंद रोज पहले जमीर साहब हाफिजाबाद में जो जलसा किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वहां अवाम को कौन सा इन्होंने एजुकेट किया कोरोना के हवाले से, अपनी जिम्मेदारी कौन सी अदा की, इनको तो देखें। बात ये है, आप माशाल्लाह खुद डॉक्टर हैं, अभी पिछले ये 1.5-2 हफ्तों में बहुत तेजी से फैल रहा है और शरह अमवात भी जो कि 2-3% पे थी, अब वो 7.5% क्रॉस कर रही है शरह जो अमवात है। तो इस सारी सूरत हाल में तो ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए आप लोगों को। सर, आपकी बात सही है बिल्कुल कि ये जो सेकंड वेव है कोविड-19 की, ये बड़ी अलार्मिंग है। और जिस तरह आपने खुद कहा शुरू में कि ये बात साइंसदान हमारे कह रहे हैं, जो मुख्तलिफ टेस्ट हो रहे हैं उनके हवाले से ये बात हो रही है कि जो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ये जो वायरस है ज्यादा लिथल हो गया है। तो इस हवाले से ये बात सही है कि बड़ा तशवीशनाक है ये सूरत हाल सारी। लेकिन ये है कि ये क्या किया जाए कि एक तो ये है कि ये बात सही है कि जी एसओपी पे अमल दरामद जो है उसको यकीनी बनाना चाहिए। सबकी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी, अपोजिशन की भी। अपोजिशन को भी इनको चाहिए इत्मीनान में लें। इन्होंने कभी किसी मामले में, देखें, अपोजिशन को इत्मीनान में लेना तो ये गुनाह कबीरा समझते हैं। कश्मीर का मसला हो, कोरोना का मसला हो, कभी इन्होंने अवाम के साथ राब्ता नहीं किया, अपोजिशन को कभी इत्मीनान में नहीं लिया। डॉक्टर साहब माजरत से, डॉक्टर साहब असद कैसर साहब ने एक कमेटी तश्कील दी, उसमें आपको दावत भी दिया और आज आप लोगों ने जाने से इनकार कर दिया तमाम पीडीएम में। जमीर साहब, आपको याद है कि जब एक स्पीकर साहब ने बनाई शुरू में, तो प्राइम मिनिस्टर साहब आपने वहां पे ये चलते बने सारी ऑपोजिशन वहां पे। अब मैं आपसे दोबारा लूंगा, आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही थी, सॉरी। मैं आपसे आपका जवाब इस पे दोबारा भी लूंगा। आजिज धामरा साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान साहब ने जो बात की कि हमने फैसला किया था जब तक हम कोरोना पर काबू नहीं पा लेते तब तक हम कोई गैदरिंग नहीं करेंगे, क्या कहा था ये सुन लें जरा, उसके बाद फिर मैं आपका भी मौकफ जानना चाहूंगा।
जी आजिज दामरा साहब, आपने इमरान खान साहब की गुफ्तगू भी सुन ली। इतलात ये है, एक तो हमें अपडेट भी कर दीजिएगा कि अल्लाह ताला बिलावल साहब को महफूज रखे, लेकिन उनका कोविड टेस्ट हुआ था, उसकी रिपोर्ट आनी थी, उस पर भी अपडेट कर दें हमें। और दूसरा, 30 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्तान में होस्ट कर रही है ये जलसा, तो इसको रिव्यू नहीं आप लोग कर सकते कि इस गंभीर सूरत हाल में क्या इसको मौखर नहीं किया जा सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो अभी जो आपने एक बयान सुनवाया है पूरी कौम को, जो कौम से हो रहा है, डेली बेसिस पे हो रहा है, और वो जो कर रहे हैं इमरान अहमद नियाजी साहब कि हमने ये फैसला किया था। अच्छा, फैसला किया था के बाद खुद जनाब आली आपकी पार्टी और आपकी हुकूमत क्या कर रही थी, आप खुद पब्लिक गैदरिंग में किस तरह जाते रहे, तो ये क्या कौलो फैल का तजाद नहीं है? और मैं दूर की बात नहीं कर रहा, मैं कल की भी बात नहीं कर रहा, मैं आज की बात कर रहा हूं जमीर साहब कि आज मुल्तान में मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन को नामजद किया गया, उसको वेलकम करने के लिए पीटीआई की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। तो ये प्राइम मिनिस्टर किससे मुखातिब हो रहे हैं, किसको कह रहे हैं ये बात? मतलब अजीब एक मंतक है कि आप प्राइम मिनिस्टर होके इतने नायल और मासूमाना बयानात दे रहे हैं कि हमने ये फैसला किया था। आप अपनी पार्टी और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। और दूसरी बात, जिस मुल्क में आप कोरोना से लड़ने के लिए अपोजिशन के जलसों के ऊपर एतराजात उठाते रहे, उस मुल्क में आपकी कोई पॉलिसी नहीं हो और पूरे सेक्टर्स जो हैं पब्लिक डीलिंग के वो खुले हुए हों, और रेलवे ट्रैक खुला हुआ हो, रेलवे स्टेशन पे लोग आते हैं, रेलवे पे सफर कर रहे हैं, बस में एक बस में 50-50 लोग रोज पे सफर कर रहे हैं। 2 दिन पहले मैंने एयरपोर्ट से इस्लामाबाद से कराची आना हुआ, 3 सीट 3 मुसाफिर बैठे हुए हैं। तो ये किसको आप, मतलब पॉलिसी नहीं है आपकी एज सच, सिर्फ वो जलसे अगर कैंसिल भी हो गए तो उसके बाद ये सारे सेक्टर डेली बेसिस पे, जिससे लाखों अफराद डेली बेसिस पे उनका इंटरेक्शन होता हो एक दूसरे से, आपकी कोई पॉलिसी नहीं है, पैरामेडिक की पॉलिसी नहीं है। और जहां तक अभी आपने एक सवाल किया कि स्पीकर साहब ने एक इजलास कॉल की जिसमें अपोजिशन नहीं की, मैं आपको ये बताऊं कि स्पीकर बेचारे की हैसियत क्या है। स्पीकर अपने हाउस की कार्रवाई जब वजीरों की पर्चियों पे चलाएंगे, स्पीकर ज्वाइंट इजलास में अपोजिशन लीडर को नहीं बोलने देंगे हुकूमती आंखें दिखाने के बावजूद। और आपको मालूम था कि पहले एक स्पीकर ने इजलास करवाया था, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कहानी सुना के चले गए। आप इनसे पूछेंगे, जब प्राइम मिनिस्टर ये चैलेंज कर रहा हो कि मैं किसी को प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं दूंगा, जो मुकम्मल तौर पर स्पीकर के जॉब है, प्राइम मिनिस्टर की बिल्कुल नहीं है, मगर खुर्शीद अहमद शाह साहब को प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं मिलते। तो ये स्पीकर आजिज दामरा साहब, अगर आ जाते हम अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस तो कर सकते हैं ना स्पीकर को, तो क्या गारंटी थी इस कमजोर तरीन शख्सियत की, जो स्पीकर तो है मगर पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, और वो प्राइम मिनिस्टर हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर देंगे या स्पीकर देंगे? नहीं आजिज दामरा साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है एडवाइस तो दे सकते हैं ना अपने स्पीकर को। मैं उस प्राइम स्पीकर को एडवाइस तो दे सकते हैं। मैं उस प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं जो अभी आपने उनकी एक स्पीच सुनवाई कि हमने जो फैसला किया हुआ था, मतलब उसके बाद वायलेशन क्या प्राइम मिनिस्टर ने नहीं की, उसकी हुकूमती वुज़रा ने नहीं की? गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमती वुज़रा नहीं आए थे इलेक्शन कैंपेन में। आज मुल्तान में क्या हुआ है? आज मुल्तान की रैली का जवाब ले लें। आज मुल्तान में आपकी पीपल्स पार्टी की भी तो रैली थी, जिनको यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे लीड कर रहे थे। उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी, उनके खिलाफ FIR है, वो गिरफ्तार हो चुके हैं, कारकुनों के घरों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं, वो तो हो रही है कार्रवाई उनके खिलाफ। मगर इनके लोगों ने जो एक डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन को रिसेप्शन दी है, वो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब उसके बारे में क्या कमल शौजब साहिबा मेरे साथ हैं, मैं ये इन तमाम सवालों का जवाब उनसे ले लेता हूं। कमल शौजब साहिबा, शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये ऑपोजिशन के कुछ सवालात हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की कि हमने फैसला किया था कि जब तक कोरोना नहीं होगा तो हम अपने तमाम जलसे जुलूस, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बावजूद जो है वो गवर्नमेंट के PTI के झंडे के तले जो है बहुत सारे जलसे हुए। हाफजाबाद का जिक्र हुआ, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान की पूरी कैंपेन। और आज का आजिज दामरा कह रहे थे कि आजिज दामरा साहब कह रहे थे कि जी मुल्तान में आपने कोई मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का कोई चेयरमैन की को मुंतखब करने पर रैली निकाली गई है PTI के वर्कर्स की जानिब से, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, बल्कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे जो हैं वो अरेस्ट हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जमीर।
मैं सुन रही थी इनकी बातें। ये जिस किस्म के ये बयान दे रहे हैं उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि हमने मानना नहीं है, जानते बूझते हुए हमने मानना नहीं है। आप मुझे बताइए, ये बड़े ऑनरेबल कलीग हैं हमारे चीमा साहब जो बैठे हुए हैं और काफी समझदार हैं, पब्लिक हेल्थ को जानते हैं। इन सब ने पहले जब फर्स्ट वेव आई है तो इन्होंने तो बड़े बड़े भाषण दिए थे, बड़े बड़े लेक्चर्स दिए थे। इंपीरियल कॉलेज की पूरी स्टडी उठा के मोहतरम बिलावल साहब असेंबली में लहरा लहरा के बताते थे कि अगर ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होता तो इसको हर एक जान की फिक्र होती। अब अगर किसी को कोरोना होता है तो सो होए, किसी की जान जाती है तो सो जाए। तो अभी मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ, क्या वो सारी बातें बदल गई हैं? तो टर्न अराउंड हो गए? क्या आपके उस वक्त के जो अरमान थे वो पूरे नहीं हो सके थे ना? तो अब आपने सोचा कि चलो कुछ और नहीं है तो कोरोना बनाने वाली मशीनें ही बन जाए हम, ताकि किसी ना किसी तरह हुकूमत के ऊपर प्रेशर आ जाए। उसके लिए ये मुनाफिकाना खुदा ना खास्ता बीमारी और लाशों की सियासत करने से भी गुरेज नहीं करे। ये सारे मेंबर नेशनल असेंबली जिन्होंने ओथ उठाया हुआ है, क्या ये नहीं जानते? शहबाज शरीफ साहब की आप लेक्चर सुन लें, जब वो दौड़े दौड़े लंदन से आए थे तो क्या फरमाते थे? प्रिवेंशन इसकी वाहिद इलाज है, और लॉकडाउन पे पूरा उनका जोर था। अभी भी आज कामरा साहब फरमा रहे हैं, मैं इनको याद कराऊं, कल ही नफीसा शाह या परसों बैठी हुई थी एक प्रोग्राम में, तो जब उन्हें याद दिलाया गया कि आपके ऊपर सिंध के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 5 करोड़ का वो सूबा है, तो उन्होंने कहा हम सिंध में तो नहीं कर रहे जल्द से, यानी कि हम अपनी जगह तो हमने सब बंद कर दिया, हमने मार्केट 27 दिसंबर को रखा हुआ है उन्होंने जलसा लाड़काना में। वो जब 27 दिसंबर आएगी और तब तक जो हालात होंगे फिर हम देखेंगे। अच्छा, दूसरा, आप नबील कबोल साहब ने एक प्रोग्राम में बैठ के कहा कि जिनको अपनी जानें प्यारी हैं वो जलसों में ना आए, यानी इनको पता है कि इसके रिपोर्कशंस क्या हो सकते हैं। बख्तावर की मंगनी के कार्ड के ऊपर मेंशन है कि पीसीआर से अप्रूव्ड आपका जो कोविड-19 का टेस्ट है वो ईमेल कर दें अपने जितने भी इनके गेस्ट हैं आने से पहले, लेकिन जलसों के लिए आप इतने बेरहम हो जाते हैं, फिर आप अजीब अजीब किस्म की जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। ये गैर जरूरी सरगर्मियां इस वक्त इन गैर जरूरी हालात में, ये पूरी दुनिया इसका शिकार है इस वक्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि कारोबार खुला रहे, मईशत चलती रहे। वो जो छापड़ी वाले, जो आपका सबसे जो दिहाड़ीदार तबका है, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, उनको हम फैसिलिटेट कर सकें, कंस्ट्रक्शन खुली रहे, बिजनेसेस बंद ना हो, ताकि पहिया चलता रहे और गैर जरूरी इस्तेमाल से हम गुरेज कर लें और इसके स्प्रेड को जो है हम रोक सकें। पाकिस्तान दुनिया के 4 ममालिक में से वो एक वाहिद मुल्क था जो 22 करोड़ आबादी के साथ कोरोना से बाहर आया, और इंशाल्लाह अभी भी आएगा। लेकिन जो ड्रामा ये रचा रहे हैं और जिस किस्म की ये ला हासिल किस्म की सियासत कर रहे हैं, जिसमें ये लोगों को इन्फेक्शन फैलाने के का सबब बनेंगे और उसको ये जस्टिफाई करें, जी वो गिलगित में यूं हो गया, वो हो गया। भाई, आपकी एनसीओसी में स्टेक होल्डर है आप, जिनकी हुकूमत वहां बैठती है, वहां बैठ के वो जब वहां मौजूद होते हैं तो स्टैटिस्टिक्स और होते हैं, जुबान और होती है, बाहर निकल के उस पर मुनाफिकाना सियासत का रंग जमा देते हैं। तो आप लोगों के जिम्मेदार नुमाइंदे हैं, आपको स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं है। और जहां तक इन्होंने, एक मिनट है जमीर, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, इन्होंने नेशनल असेंबली के स्पीकर को जिस तरह ये असेंबली को ट्रीट करते हैं, उसी तरह इन्होंने नेशनल असेंबली के स्पीकर के लिए इंतहाई डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए हैं। इनके अपने चेयरमैन सिलेक्टेड है और उन्हीं की पूरी इजारादारी है, ये सब उनके आगे हाथ बांध के चले, आपका मौका आ गया। अभी ब्रेक के बाद जो है वो इज्जत के काबिल नहीं है, मैं ब्रेक के बाद जानते हैं ना ये पार्लियामान को इज्जत और तौकीर देना जानते हैं और ना ये जमहूरियत को जानते हैं। कमल, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट पे होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई है। मजीद इस पर बात करेंगे नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। चीमा साहब, अभी इतलात आज कंफर्म की हैं जो आपकी स्पोक्स पर्सन है मरियम औरंगजेब साहिबा ने कि जी 28 तारीख को जसद खाकी आएगा मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की वालदा का, और उसी दिन जनाजा होगा और 29 को बरोज़ इतवार कुल होंगे। ये मरियम नवाज साहिबा का पहले ट्वीट और उसके बाद फिर मुख्तलिफ टॉक शोज में भी उन्होंने इस बात को कहा कि जी ये बहुत ही जालिम हुकूमत है, मियां नवाज शरीफ साहब को तो मैंने मना कर दिया कि वो ना आए।
हालांकि वाज़े तौर पर सूरत हाल यह है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसहाक डार साहब ने पहले रोज भी यही कहा था कि डॉक्टर्स उनको ट्रेवल की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन मरियम साहिबा ने फिर इसको सियासी रंग देने की कोशिश की। आपको क्या लगता है कि ये कुछ जरूरत से ज्यादा नहीं इस मौके पर कर गई मरियम नवाज साहिबा? जमीर साहब, आपकी इजाजत से इस तरफ आने से पहले मुझे इजाजत दें कि देखें, कमल जोश खिताबत में बहुत कुछ कह जाती हैं, लेकिन हमें इसलिए फील नहीं होता कि वो बहुत एक मुखलिस कारकुन है, पीटीआई की नजरियाती कारकुन है। ये अलग बात है कि बेचारे नजरियाती कारकुन जो है वो पीछे हैं, और वो जो इधर उधर से जो कोई पीपल्स पार्टी से आया, कोई मुशर्रफ का साथी जो था वो आया, कोई खाफ लीग से आया, और वो जो है वो अब कैबिनेट में शामिल हैं। और वो शेर हमेशा याद आता है नजरियाती कारकुनों को देख के कि नरंगी ये सियासत दौरान तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे। लेकिन ये है कि वो देखें, कबूल बात ये है कि वो बात सही करें, लेकिन ये चले आपकी बारी में जवाब दीजिएगा वो कमल जी। दूसरी बात मुझे ये कहना चाहूँ कबीर साहब, ये जो कोई ये इसके बारे में हुकूमत है जो एक इस कौम पे है, आप पब्लिक प्रोटेक्शन जो है किसी वो कहेगा कि जी ये कोरोना जो है ये वबा है, जबकि पीटीआई हुकूमत जो है वो एक अजाब है। और फर्क ये है कि कोरोना के मुतासरीन जो है वो चंद हजार या चंद लाख हैं, उनके मुतासरीन जो है पीटीआई हुकूमत के वो 22 करोड़ आवाम है। फिर यह है कि मोर्टेलिटी रेट कोरोना का जो है बहुत कम है, उसकी निस्बत वो तो बहुत लीथल है, बहुत मोहलिक है, लोग खुदकुशियों पे मजबूर हैं। फिर यह है कि जो देखिए उसके साइड इफेक्ट्स, ये है कि एक बार रेजिडुअल इफेक्ट्स जमीर साहब ये ज़हन में रखें कि कोरोना का पेशेंट अगर सेहतयाब हो गया तो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया, कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये अजाब जो पीटीआई हुकूमत का है, इससे निजात भी आज हासिल हो जाए तो मुद्दों तक ये जो अवाम है, ये कौम जो है, इसके नताइज जो है वो भुगतती रहेगी। तो इस तरह के संगीत जी देखें, तमाम मैशत समेत तमाम शोबे तबाह हो गए हैं, और इसके नताइज पता नहीं ये कौन कब तक भुगतती रहेगी। बात यह है कि जो इन्होंने ये देखें, दूसरों को इल्जाम देना बड़ा आसान है, लेकिन मैं ये पूछता हूं कि मैं गिलगित बल्तिस्तान को छोड़ दें, लियाकत बाग वाला जलसा जो था जिस पर आने से इनकार कर दिया, उसको भी छोड़ दें। अभी चंद दिन पहले हाफिजाबाद, मेहरबानी कर मेरे पास टाइम कम है, आपने पूरी एक हिस्ट्री बता दी, लेकिन मेरा जो सवाल था मरियम साहिबा की इन हालात में सियासत करना, अपने वालिद साहब की बीमारी को भी सामने रखते हुए, उसका जवाब दे दें प्लीज। अफसोस की बात है, सियासत वो कर रहे हैं। सियासत तो ये है कि ये जालिम और संगल लोग हमेशा करते हैं। आपको याद है कि जब ये एक जाली सा, एक मशकूक से, कमजोर से केस में एक वीडियो जज ने सजा दी मियां नवाज शरीफ को और मरियम को, तो मियां नवाज शरीफ अपनी अहलिया को बिस्तर मर्द पे छोड़ के अपनी बेटी का हाथ पकड़ के आ गए और सीधा जेल जाने के लिए। आपको याद है उस वक्त ये जालिम लोग, संगदल लोग जो है, इनका गैर इंसानी रवैया ये था कि बेगम कुलसूम नवाज की बीमारी का ये मजाक उड़ाया करते थे। आपको याद है। अब ये है कि ये पैरोल पे रिहाई की जो दरखास्त हमने की, मुतालबा किया कि देखें मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शहबाज शरीफ, पूरे मुल्क से लोगों ने आना है, ताज़ियत के लिए आना है। अब यह है कि 2 हफ्ते के लिए इनको पैरोल पे रिहा करें, लेकिन यह है कि ये भी इनकी जो रवायती तंग नजरी है, यह है कि उन्होंने कहा जी 5 दिन के लिए रिहा करेंगे। ये देखिए हो सकता है कि वो एक्सटेंशन दे सकते हैं चीफ मिनिस्टर, उनका प्रेरोगेटिव है और वो हो भी जाएगी, लेकिन पहले तो सिर्फ बाय लॉ तो सिर्फ 48 आवर्स की मिलता है जी पैरोल। कि ये रवायती जो ये इनकी तंग नजरी है ना, ये बहुत बड़ा मसला है। खुद इनके ये कि ये इनके लिए बड़ा मसला होगा। मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे वतन में, हमारी कौम में जो मशरकी रवायात थी, जो इस्लामी रवायात थी, जो अखलाकी कदरें थी, इनको बिल्कुल पामाल करके रखती। सही आज इनकी नाली के साथ साथ इनकी तंग नजरी जो है, इंसाफ के नाम पे बदतरीन इंतकाम, इंतकामी ज़हनियत, तंग नजरी और नायली और अदालतें हैं, इंडिपेंडेंट अदालतें हैं, वहां पे मामला चल रहे हैं आप लोगों के। आजिज धामरा साहब, ये प्राइम मिनिस्टर ने आज तो महंगाई के हवाले से भी बात की, जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं। उन्होंने क्या कहा कि शुगर माफिया मिलकर जो है वो उस हवाले से बात की, और वो जरा सुन लें, फिर उस पर भी जरा थोड़ा सा बताइएगा हमें। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट उन्होंने की कि जी शुगर माफिया मिलकर मोनोपोली क्रिएट करते हैं और प्राइसेस बढ़ा देते हैं। अब आपको लगता है कि हुकूमत इनसे आहनी हाथों से निपटने के लिए तैयार है, क्योंकि शुगर मिल्स में आपके लीडरशिप की भी बहुत सारी शुगर मिल्स हैं? मैं जमीर साहब इसका जवाब जरूर दूंगा,
उससे पहले मेरी बहन ने कहा था कि इनका कोविड पे जो है वो मुनाफिकाना एक रवैया है अपोजिशन का, मगर मेरे जो सवालात उठाए गए थे कि जलसों को छोड़ के बाकी उसमें तो आप तनकीद भी कर रहे हैं, FIR भी हो गई, कार्रवाइयां भी कर रहे हैं और कंटेनर रख के जलसे को रोकने की भी कोशिश की जा रही है मुल्तान में। मैं ये कह रहा हूं कि बाकी जो सेक्टर्स में डेली बेसिस पे लाखों अफराद जो घूम रहे हैं, चल रहे हैं, उस पे इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। और मैं उस शख्स का नाम जानना चाहूंगा आपसे और पूरी कौम से कि वो मुनाफिक शख्स कौन था जिसने इस कोविड को कहा था कि ये आम सा फ्लू है, ये बिल्कुल जुकाम है, इसे डरना नहीं चाहिए, सिर्फ मास्क पहने और आप इससे महफूज रहेंगे। दामरा वो भाई मुनाफिक शख्स सही, कौन था? दामरा भाई, लेकिन आज की सूरत हाल तो देखिए ज्यादा तशवीशनाक है ना। रमीज साहब, मैं नाम नहीं ले रहा, मैं हमें उस शख्स का छोड़ें, अभी अवाम की बात करें। मुल्तान में जो आज की रैली निकली है वो बता दें। और अभी मेरी बहन ने कहा कि स्पीकर की कुर्सी का हम ख्याल नहीं करते। अरे बाबा, आप बताएं कि प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करना प्राइम मिनिस्टर का काम है या स्पीकर का? स्पीकर की बेइज्जती तो आप कर रहे हैं, आप उनको चपरासी कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर कि वो ये कहे कि मैं किसी की प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं करने दूंगा। प्रोटेक्शन ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर रूल्स में नहीं लिखा हुआ। प्रोटेक्शन ऑर्डर चॉइस है, नेशनल असेंबली के स्पीकर का अपना प्रोगेटिव है, वो प्रोगेटिव है। बिल्कुल, मैं कमल आपकी तरफ आता हूं। कमल प्लीज, एक मिनट, कमल प्लीज। ये मुनाफिकत की सियासत इमरान खान की नहीं चलेगी। और अभी जो शुगर माफिया की बात की आपने, देखिए मैं शुगर माफिया पे आ जाता हूं। आपको याद होगा जमीर साहब के इनके एक रिटायर्ड DG FIA थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे एक इल्जाम लगाया, अभी तक इनके खिलाफ ये कोर्ट में नहीं गए। एक बाजवा साहब हैं जो रिटायर्ड, बाजवा साहब वो जो रिटायर्ड हैं FIA के एक डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि शुगर कमीशन में बचाना चाहती है हुकूमत उन लोगों को जो काबीना में बैठे हैं, जो 400 अरब रुपए का टीका लगा चुके इस कौम को। अब तरीन साहब भी वापस आए। पहले तो खान साहब आप निकालें बन्नी काला से और अपनी काबीना से वो लोग, या उस अफसर की स्टेटमेंट के खिलाफ आप अदालत में जाएं कि उन्होंने काबीना के खिलाफ गलत इल्जाम लगाए। तो ये मुनाफिक शख्स है, मुनाफिकाना स्टेटमेंट है और इससे कोई कौम सही। चले, उसको जाके प्रूव करना आपका पड़ता है। जवाब आ गया। इल्जाम आप पे है। आज दामरा भाई क्या हो गया आपको? इल्जाम आप पे है। जो इल्जाम लगाते हैं वो सबूतों के साथ जाकर प्रूव करते हैं। कमल, आज मुल्तान PTI की रैली क्यों निकली, उसका जवाब दें। चलें, बिल्कुल कमल जवाब दे दें। मुल्तान में PTI की रैली क्यों निकली, जब आपने मुल्तान के स्टैटिस्टिक्स भी आपने शेयर किए हैं कि जी बहुत खौफनाक सूरत हाल है। अच्छा जी, अब ये दोनों ने पूरी तकरीरें कर ली हैं, मुझे जरा जवाब देने दीजिएगा। अब मेरी दफा में आपने अगर ब्रेक ली तो मैं प्रोग्राम से चली जाऊंगी, मैं भी बता दी। नहीं, मैं आपकी बात के दरमियान बोलूंगा। नहीं, अगर आपने गलत बयान की तो मैं बात करूंगा। चलें कमल बोलें। मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक डिले कर दें जी। गलत बात बयानी पे बात करूंगा। जी कमल, देखिए जी, मुनाफिकत की सियासत अगर किसी ने की है तो वो सबसे ज्यादा वो तो इमरान खान करते हैं। पहले इंपीरियल आजिज भाई प्लीज, आजिज भाई प्लीज, आजिज भाई प्लीज, इमरान खान मुनाफिक है, आगे बढ़े। आजिज भाई प्लीज जी। इन्होंने मुझे इंटरप्ट किया, मैं इनको बताऊंगा। चलें, आप नहीं करें, की आवाज को नहीं दबा सकते। आजिज भाई आप तो ना करें ना प्लीज, थैंक यू। चलें कमल जवाब दें। ऑपोजिशन की आवाज एक मुनाफिकाना आवाज है और ये दबेगी, ये आवाम की आवाज नहीं है, ये आवाम की आवाज नहीं है, झूठा शख्स, ये आवाम की आवाज नहीं है। अगर आप मुनाफिक नहीं है तो जिस तरह डॉक्टरों में आवाम को बना रहे हैं ना, इसी तरह आजिज भाई आपने कह दिया, आजिज भाई आपने लुकमा दे दिया। आजिज भाई मैं बोल रहा हूं, मेरी बात सुन ले। आपने जवाब दे दिया, आपने जवाब दे दिया, उनकी कमल की गुफ्तगू के दौरान भी आपने जवाब दे दिया। अब प्लीज माजरत से प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, कमल को बोल लेने दें, फिर मतलब आगे भी बात करनी है ना, आपको फिर मौका मिलेगा। जी कमल। जमीर इनको बोलने दें, क्योंकि जब झूठ बोलना हो तो इसी तरह वावेला डाल के ही बोला जा सकता है। सच के लिए आपके पास सब्र और हौसला होता है। आजिज भाई कमल आप मेरी बात का जवाब दे दें। कमल आप अपोजिशन तो ऐसे ही वावेला डालते हैं। कमल सवाल ये था, आजिज भाई प्लीज, आजिज दामरा हमदर्दी है और ना ये आवाम के लिए चल रही है। ये शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के
उनको मरवा रहे हैं। एक मिनट आजिज धावड़ा भाई, प्लीज आजिज भाई, कुर्सी का ख्याल नहीं रखते, उसका जवाब कमल एक सेकंड, कमल एक सेकंड, कमल एक सेकंड, आपसे कोई मुकाबला नहीं हमारा, इनके ऊपर इम्पोर्ट झूठ में कोई मुकाबला नहीं, ये तो कोई मुकाबला नहीं। बात मैंने चीनी की थी, ये तो बात खटाई में पड़ गई। प्लीज लेवल पे झूठा और मकार शख्स है, उससे कोई मुकाबला नहीं। मैं इमरान खान जैसा झूठा नहीं हूँ। एक मिनट आजिज भाई, आजिज भाई प्लीज, ये देखें, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आजिज भाई, आजिज धावड़ा भाई प्लीज, बंदे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। का मसला है जी कमल, अब सवाल का जवाब दे दें, कमल अब सवाल का जवाब दे देना प्लीज। कमल मुल्तान में जवाब दे रही हूँ, कमल मुल्तान में रैली, वज़ीर आज़म है जिनकी पॉलिसी की वजह से पूरा पाकिस्तान कोरोना से बाहर आया, और ये मुनाफिकाना अपोजिशन की सियासत है कि जिसकी वजह से दोबारा आजिज भाई प्लीज, आजिज धावड़ा, आजिज भाई, ताकि ये अपने लिए एनआरओ मान सके। आजिज भाई प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुने, एक सेकंड बिल्कुल। आजिज धामड़ा साहब, आजिज भाई देखिए, डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, मैंने डॉक्टर साहब से भी मौक़िफ़ लेना है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। आपके तमाम डाकू बन्नी काला में बैठे हुए हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये नहीं मिलेगा, साबिक डीजी कह रहे हैं, कमल एक सेकंड, कमल शौजत एक सेकंड, मैं आजिज भाई से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आजिज भाई, आजिज भाई प्लीज, आजिज भाई प्लीज, एक दफा प्लीज, आपका मुल्तान में जो रैली है उसका जवाब तो लेने दें प्लीज, उसके बाद मैं फिर आपसे बात कर लूंगा। डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, वो सीनियर सियासतदान है, उनसे भी मैंने उनका मौक़िफ़ लेना है, प्लीज मेहरबानी करके सिर्फ 2 मिनट दे दें मुझे। जी कमल जी, मुल्तान की रैली के हवाले से कि जी पीटीआई ने आज रैली की है, आप ऑपोजिशन को तो कह रहे हैं, आपके अपने लोग रैली निकाल रहे हैं मुल्तान में, जो कि अब जलसा जहां पे होना है 29 तारीख को। देखिए, हमारे हो या इनके हो, जो बात गलत है वो गलत है। रूल ऑफ लॉ सबके लिए इक्वल होता है और किसी को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए कि आवाम की जिंदगियों को अनस्टेक करें। जो लोग कोरोना को मजाक समझ रहे हैं और इसकी सेकेंड वेव को इग्नोर कर रहे हैं, इनको लग पते जाएंगे। और अगर ये चाहते हैं कि अपोजिशन इस किस्म की सियासत करे कि जिसमें खुदा न खास्ता बीमारी का स्प्रेड हो, हर चीज बंद करनी पड़े और मईशत तबाह हो जैसे पूरी दुनिया में हुई है, इस वक्त यूके की -20.8 पे गए हुए हैं। दुनिया इस वक्त रिसेशन का शिकार है, इकोनॉमिक रिसेशन का शिकार है, फूड इन्फ्लेशन का शिकार है। कमल एक बात का और जवाब दे दें, इम्प्लीमेंट करके कमल एक बात का और जवाब दे दें। मरियम साहिबा कहती हैं कि मैंने मियां साहब को मना किया क्योंकि ये जालिम लोग हैं, ये भूखे हैं उनकी जान के, इसलिए उनको मैंने मना किया कि वो ना आए। आपको क्या लगता है कि मरियम साहिबा अपनी दादी के हवाले की वफात के हवाले से उनको ऐसी बात करनी चाहिए थी, रीजन दे देती कि मियां साहब बीमार हैं इसलिए वो नहीं आ सकते? ये जो उनकी स्टेटमेंट है, सियासी स्टेटमेंट, आप इस पर क्या कहेंगी? वो ऑपोजिशन कहती है आप लोग बहुत जालिम हैं इसलिए नहीं आने दे रहे। देखिए जी, पहले तो उन्होंने जो एक खबर ना मिलने का शोर मचाया, उससे वो खुद ही एक लाफिंग स्टॉक बन गई, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई कि खबर मिली हुई भी थी। 1:15 पे वो ब्लोर हाउस में बैठी थी जहां पे सारी 5 लैंडलाइंस है उनके घर में, और वहां पर ट्विटर पे उस वक्त पूरी दुनिया समेत वजीर आजम के उनको अफसोस या कंडोलेंसेस ऑफर कर चुके थे। अगर एक सबसे ज्यादा अगर कोई उस वक्त अगर कोई गुमशुदा थे या बिल्कुल कट ऑफ थी तो वो अपने आप को बयान फरमा रही हैं, जबकि उनकी सारी जितने लोग हैं पार्टी के वो दे चुके। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि मरियम बीबी इस मुल्क के अदालतों का और इस मुल्क के आइन की इंसल्ट करी है हुकूमत का, तो क्या उन्होंने बिगाड़ लेना है? इस किस्म के बयान जब वो इस मुल्क की अदालत को मतलूब है, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके लिए समन जारी कर रही है और जब वो यहाँ की अदालत में ये कहकर गए थे कि मैं 4 हफ्ते बाद वापस आऊंगा, जो उनको एक्सटेंडेबल भी किया गया और इलाज भी नहीं करा रहे, तो मरियम बीबी कौन होती है अपने वालिद को यहाँ से बैठ के डिक्टेशन देने वाली जो इस मुल्क की अदालतों को मतलूब है? इसका मतलब ये है कि ना वो आइन को मानती है, ना वो इस मुल्क की अदालत को मानती है, ना वो रूल ऑफ लॉ को मानती है। और दूसरी बात ये है कि वो अपने आप को इतना समझदार समझती है कि वो हर एक को समझाती है कि रूल्स भी तोड़ दो, बातें भी होती। एक चीज और डॉक्टर साहब को के लिए अर्ज है, अरशद मलिक की वीडियोस आपने अगर निकाली हैं तो आप जाएं, जाके उसके फैसले को भी चैलेंज करेंगे। तो अदलिया का काम है ना,
ये अदालत ने डिसाइड अदालत- करना है। अदालत जो का आपको काम है। डॉक्टर अदालत साहब- रिलीफ देती है डॉक्टर वो साहब- इस फैसले को भी सेट असाइड कर सकती है। इसमें ऐसी कौन सी बात है? सही सही डॉक्टर साहब, मुझे लास्टली, मेरे पास बहुत कम वक्त है, मुझे बता दें कि कोई पीडीएम के फोरम के ऊपर कोई इस पर रिव्यू हो सकता है कि आइंदा जलसे जो हैं वो थोड़े अरसे के लिए मौखर कर दिए जाएं, डिले में डाल नबील, दिए मुझे जाएं? सिर्फ एक जुमला बोलने की इजाजत दे दीजिए। कमल- अगर ये डॉक्टर साहब से अगर पीडीएम मशवरा कर लेना और इनको वो इज्जत दे कि जो एक सही वर्कर को मिलनी चाहिए, जो ये मेरे लिए कह रहे थे, तो यकीनन पीडीएम कभी जलसे ना करे। चले और डॉक्टर साहब, हाँ, डॉक्टर साहब अब जवाब खराब ये है कमल कि प्लीज, अनवर मेरे पास बुखारी तो अब इनकी बहुत कम लीडिंग टाइम रोल रह में गया, आ मैंने जाती ब्रेक है। भी नहीं ली डॉक्टर आपकी। साहब जैसे शरीफ और पढ़े लिखे लोगों को ये पिछली लाइन में रखते हैं। चले जी डॉक्टर साहब प्लीज क्विकली जी। देखिए, गुजारिश ये है कि ये कमल की ये बात दुरुस्त है कि बहुत बड़ा ये चैलेंज है कोरोना का, लेकिन हकीकत ये देखे ना, वो और भी कई चैलेंज है इस वक्त मुल्क को जो दरपेश हैं। लेकिन मसला ये है कि इतने बड़े चैलेंज जो दरपेश है उनसे निपटने के लिए बदकिस्मती मुल्क की के जिस तरह के हुक्मरान इस वक्त मुयसर है इस कौम को, वो शेर याद आता है कि अंधेरी रात तूफानी हवा टूटी हुई कश्ती, यही असबाब क्या कम थे कि उस पर नाखुदा तुम हो। अगर ये उस है कि पर जिस ना तरह के खुदा बड़े-बड़े तुम हो। चैलेंज- बहुत बहुत शुक्रिया कमल शौजब, आज धामड़ा साहब, डॉक्टर चीमा साहब, उस पर ना खुदा तुम हो, चीमा साहब ने शेर पर पढ़कर अपना कमेंट मुकम्मल किया। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अब तक के लिए इतने इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।